हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है और आज की जो विषय वस्तु है वो है हमारा बिहार का अर्थव्यवस्था। माना कि अर्थव्यवस्था से सवाल थोड़े कम आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिहार की बजट इत्यादि से, और इसके बेसिक वर्ड से भी, क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, जैसे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी से भी सवाल आते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टेट की क्या है, नींव है, ठीक है ना, नींव है। और उसी अर्थव्यवस्था से ही किसी भी स्टेट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एवं स्टेट के साथ ही साथ देश का भी क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना कुछ ऐसी है कि देखिए, इसको अगर हम अर्थव्यवस्था के एंगल से देखें दोस्तों, तो देखिए केवल जी आपका बिहार का बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो केवल नहीं है दोस्तों। बिहार किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है ना, अपने उत्पादकता में, और भारत के विकास में किस तरीके से हेल्प करता है और क्या कहते हैं, सहयोग करता है, आज उसी चीज़ को हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि प्रधान स्टेट है दोस्तों, जानते हैं कृषि प्रधान राज्य है। तो आइए कृषि से संबंधित देखते हैं बिहार की अवसंरचना कुछ कैसी है। तो बिहार एक क्या है, मैदानी राज्य है, कि हम लोग ने ये भूगोल में देख लिया था, भौगोलिक प्रदेश में। तो बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 96% भूभाग जो है वो मैदानी है। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि का कितना बड़ा योगदान है, आप समझ सकते होंगे इसी चीज़ से। या मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा मीन्स सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य भी है। बिहार की बात करें तो लगभग 70% श्रमिक कृषि, ठीक है ना, श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर यहाँ आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र जो हैं का जो बिहार क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कहते हैं, वो कितना है, 19.2% का क्या है, योगदान रहा है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र की बात करें तो शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो 54.2% का है। वहीं कुल अकृषि भूमि जो है, वो अकृषि मतलब जहाँ पे कृषि नहीं होती है, वो कितनी है, 45.8% का है। अब ये देख लेते हैं कि बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता कैसी है। सकल फसल क्षेत्र की बात करें तो ये 72.97 लाख हेक्टेयर है। वहीं शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात करें तो 50.77 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें, सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें, मतलब इरिगेशन एरिया की बात करें तो 54.35 लाख हेक्टेयर है। वहीं फसल सघनता की बात करें तो ये 144% तक है। अब जान लीजिए अगला जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है, बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। अब किस तरीके के प्रकार के फसल बिहार में उगाए जाते हैं और किस तरीके के फसल को क्या कहते हैं, यहाँ से उत्पादकता है बिहार में, क्या प्रचलन है, आइए उसको देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि फसल 3 प्रकार में विभाजित है, जो कि है एक रबी फसल, खरीफ फसल और एक जायद फसल। बात करें अगर रबी फसल की तो यह अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है, ठीक है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है रबी, ठीक है। तथा मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें फसलों की तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ जैसे प्रमुख उदाहरण हैं किसके, रबी फसल के दोस्तों, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो यह जून जुलाई के मतलब कि बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में माह में काट ली जाती है। मतलब क्या, गर्मी के मौसम में खरीफ को बोया जाता है और ठंडी में काट लिया जाता है। वहीं रबी की बात करें तो इसे ठंड में बोया जाता है और गर्म के मौसम में इसे काट लिया जाता है। अगर इस फसल की बात करें, खरीफ फसल की, तो निम्न फसल जो बिहार में उगाया जाता है एक व्यापक मात्रा में, व्यापक क्षेत्र में, ठीक है ना, वो क्या है, वो निम्न है। जैसे कि धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का, अरहर के प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों किसके, खरीफ फसल के। वहीं बात करें जायद फसल की तो यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह के उपजाई जाने वाली फसलें हैं। तो आप समझिए, रबी की हमने बात की, रबी क्या होती है, रबी का फसल कब उगाया जाता है, ठंड में उगाया जाता है दोस्तों। क्या कहता है, उगाया जाता है, इसे ठंड में दोस्तों उगाया जाता है, ठीक है ना। और गर्मी में, ग्रीष्म में क्या कहा जाता है,
काट लिया जाता है, ठीक है ना, काट लिया जाता, ठीक है, जाता, काट लिया जाता है। और अगर वहीं बात करें खरीफ की तो इसे गर्मी में उगाया जाता है या ग्रीष्म ऋतु में उगाया 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 जाता है, और ठंड में क्या किया जाता है, इसे काट लिया जाता है। और वहीं अगर जायद फसल की बात कर रहा है दोस्तों, तो जायद फसलों की बात अगर करें तो जायद फसल क्या करते हैं, रबी और खरीफ फसलों के बीच के माह 2-3 माह में उपजाई जाती है, मतलब उगाया जाता है। यह अप्रैल मई में बोई जाती हैं तथा जून से जुलाई के बीच में काट ली जाती हैं। इसमें प्रमुख फसलों की बात करें बिहार में जिसकी क्या कहते हैं उत्पादन होता है, वो है मक्का, जूट, मरुआ, तरबूजा, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि प्रमुख उदाहरण हैं किसके, जायद फसल के। बिहार में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल या धान है दोस्तों, ठीक है ना। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है कि बिहार के परिदृश्य में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है, तो वो कोई और नहीं है, वो आपका चावल है। दूसरी प्रमुख फसल की बात करें तो वो गेहूं है दोस्तों। प्रमुख फसल उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिलों को भी देख लेते हैं, जो कि निम्न नीचे संक्षिप्त है दोस्तों। फसल जैसे कि चावल, चावल जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, वो है रोहतास। और सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक उत्पादन वाले जिला और उत्पादकता वाले जिला में क्या है, पश्चिमी चंपारण है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्पादन और उत्पादकता, ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोस्तों, इनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्शन, और ये क्या है, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों या उत्पादन की बात करें तो उत्पादन है क्या, ठीक है ना। उत्पादन क्या है, ये एक रूपांतरण क्या है, प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है ना, एक रूपांतरण प्रक्रिया है। क्या होते हैं, जबकि उत्पादकता क्या होता है, इसके बारे में कंपनी कितनी कुशलता से अपने कारकों को कम से कम बर्बादी के साथ क्या करती है, गुणवत्ता के साथ आउटपुट देती है दोस्तों, वही क्या होता है, उत्पादकता। अगर इसको एक मैथमेटिकल सूत्र के हिसाब से देखें तो उत्पादन क्या है दोस्तों उत्पादन का मतलब क्या है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। मान लीजिए आपने 15,000 के आसपास क्या किया, क्या 15,000 के आसपास आप एक यूनिट उगाया, किस चीज़ का, मेज़ का उगाया। मेज़ मतलब कि आपका मेज़ क्या होता है, आपका मतलब कि मक्का होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने मक्का जो है उगाया, ठीक है ना। अगर मक्का उगाया क्या आपने, क्या कहते हैं 15,000 यूनिट, ठीक है ना, 15,000 यूनिट आपने क्या हुआ, मक्का उगाया। तो उत्पादकता की अगर बात करें, मतलब कि प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, या प्रोडक्टिविटी की, सॉरी प्रोडक्शन करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जितनी ये इकाई उगाई गई है, मतलब क्या कहें तो उत्पादित इकाइयाँ, ठीक है ना, इकाइयाँ, ठीक है ना, इकाइयाँ बट्टे क्या हो जाता है, और जो इस पर क्या होता है, कंपनी वर्क करती है। मान लीजिए कंपनी ने लगाया अपना, कितना लगाया, मान लीजिए 150 घंटा लगाया इसको उगाने के लिए, तो प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो कितना हुआ, 15,000 यूनिट हुआ फॉर एन एग्जांपल, अपॉन 150 आवर्स इट विल टेकन। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 15 कम 15, ये कितना हो गया, 100 जो हुआ आपका, ये 100 इकाई जो आई ना, ये क्या है, ये इसकी क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना, क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी। अब समझ में आया क्या है, ये 100 जो आया है क्या, इसकी प्रोडक्टिविटी है, क्या है, प्रोडक्टिविटी है। क्या मतलब, इसको क्या कहेंगे, उत्पादित प्रति घंटा, इतना 100 यूनिट उत्पादित, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना, उत्पादित प्रति घंटा अगर हो गया, ये क्या हो गया, इसकी प्रोडक्टिविटी होगी दोस्तों, यही होता है क्या, इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो चावल की अगर बात करें तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो कहाँ पे, रोहतास में उगाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी जिले वाला कौन सा है, वो है पश्चिमी चंपारण। गेहूं की बात करें तो रोहतास में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, और बेगूसराय में क्या है, इसकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। मक्का की बात करें तो कटिहार में, अररिया में इसकी उत्पादकता ज़्यादा है। पटना दलहन के लिए फेमस है और जहानाबाद इसके लिए प्रोडक्टिविटी के लिए फेमस है। उत्पादन की दृष्टि अगर आगे बढ़ते हुए उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बिहार के प्रमुख 3 क्रमांश, ठीक है ना, 3 क्रमांश, जैसे कि केला 19.8 लाख टन की, क्या कहते हैं 19.8 लाख टन के हिस्सों में उगाया जाता है। और वहीं आम देखा जाए तो 15.5 लाख टन उगाया जाता है, और अमरूद 4.3 लाख टन उगाया जाता है, ठीक है ना।
बात करें तो बिहार के सर्वाधिक लीची उत्पादन वाला जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ उत्पादन कुल 48% में होता है इसका, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जो 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 जिला है वहाँ पर क्या है, सर्वाधिक लीची का क्या है उत्पादन है, को जो कहते हैं पूरे बिहार के कुल उत्पादन का 48% होता है। बिहार में और बात करें तो बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण में बिहार के कुल उत्पादन का 53% हिस्सा में होता है। वहीं आगे बात करें तो बिहार का सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला जिला किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गन्ना के लिए पश्चिमी चंपारण, लीची के लिए मुजफ्फरपुर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, ठीक है। सर्वाधिक चाय की बात करें तो किशनगंज का एरिया सर्वाधिक चाय के लिए क्या है, सर्वाधिक चाय के लिए उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। वहीं जूट की बात करें दोस्तों, जूट की बात करें तो पूर्णिया सबसे ज़्यादा बेहतर है। बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन की अनुमति से है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की बात करें तो 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1 की दर से क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है ना। सहवर्ती कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में 2016-17 के मुकाबले 2020-21 में 2.1 की दर से प्रतिशत के दर से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह मानना है कि बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता भी है, ठीक है। वर्ष 2012 में से अब तक वर्ष 2012 से अब तक क्या हुआ है, राज्य में 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है दोस्तों, ठीक है ना। 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं 2011-12 की बात करें तो चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 में मक्का के लिए, 2016-17 में मक्का के लिए और 17-18 में बात करें तो गेहूं के लिए फिर से मिला है। इसी पॉइंट को आगे देखते हुए कि बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन भी किया गया है। प्रथम कृषि रोड मैप की बात करें तो ये 2008 से 12 का रोड मैप था। वहीं द्वितीय इसी श्रृंखला में कृषि रोड मैप की बात करें तो 2012 से 17 था और तृतीय कृषि रोड मैप की बात करें तो 2017 से 2022 था दोस्तों। जो तृतीय कृषि रोड मैप है इसका कार्यकाल जो है दोस्तों वो एक वर्ष बढ़ाकर 2023 तक किया गया है, ये याद रखेंगे आप सब, ठीक है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का क्या हुआ है, गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, बिहार के स्वयं मुख्यमंत्री हैं। चौथे कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो इसकी तैयारी की जा रही है, ठीक है ना। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग ने अभी इसके क्या कहते हैं फसलों की बात कर ली, अब देखिए बिहार में सिंचाई का क्या उपयोगिता है। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइपलाइन, ठीक है ना, तालाब एवं कुआं है, ठीक है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा जो है नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। वहीं अगर पशुपालन की बात करें तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 219 में पशुओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 365.4 लाख की थी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, 265.4 लाख थी। वहीं वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच में के मध्य में पशुपालन में बिहार में 10% की दर से वृद्धि हुई है दोस्तों। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो दोस्तों, ये सवाल प्रीलिम्स में फ्रेम आराम से हो सकता है और मेंस के लिए क्या है, ये रामबाण है ये सारे डेटाज। अगर आपने इसको ढंग से देख लिया ना मित्रों, आप लोग जो 67वीं के जो मेंस लिखने जा रहे हैं, 68वीं के मेंस लिखने जा रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, एम्फेसाइज कीजिए दोस्तों।
अगर आप इसको ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सिंचाई का कितना कुल भाग कितना क्या कहते हैं, बिहार के सिंचाई किससे होती है, 64% हिस्सा जो है नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। ये एक क्या है पॉइंट है। और अगर देखिए पशुपालन मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो कितना वृद्धि हुआ है, 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, याद रखेंगे। ठीक है। वही वर्ष वर्ष 2020-21 में पशुपालन उत्पादन की स्थिति देखें तो दुग्ध उत्पादन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है, 115.01 लाख टन है। अंडा उत्पादन की बात करें तो 301.32 लाख करोड़, ठीक है ना, 32 करोड़ है, लाख टन नहीं है, करोड़ है। मछली उत्पादन की बात करें, मछली उत्पादन की तो 6.83 लाख टन है। वहीं मांस उत्पादन की बात करें तो 3.85 लाख टन है। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। गाय एवं बैल की बात करें तो 154 लाख कुल है, जो कि 42.1% दर्ज करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पूर्णिया क्षेत्र में है, ये याद रखेंगे। वहीं भैंस की बात करें तो 77.020 लाख, जो कि 21.2% पूरे राज्य में है, मधुबनी जिला में। बकरी की बात करें तो इतना है, अररिया में पाया जाता है। और मुर्गी बत्तख की बात करें तो 165.3 लाख है, जो कि कटिहार में सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर देखिए खनिज की बात करें, खनिज है, जो खनिज कह रहा है, ये खनिज नहीं है ये दोस्तों, खनिज है, ठीक है ना। खनिज की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, खनिज की बात करें तो खनिज है क्या, पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं दोस्तों। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर तात्विक एवं आध्यात्मिक में विभाजित किया है। अतात्विक में देखिए धात्विक और अधात्विक में विभाजित किया है, मतलब मेटल और नॉन मेटल में क्या किया है, इसको विभाजन किया गया दोस्तों, किस पे, इसके इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं बिहार से जब झारखंड के विभाजन के पूर्व, बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25%, लगभग कितना दोस्तों, 25% खनिज पाया जाता था। मुख्यतः छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है, ये याद रखिएगा। वहीं देखें तो वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्याचल की चट्टानें हैं, जैसे कि हम लोग ने बिहार के भूगोल में देखा था। अगर आप लोग ने नहीं अभी तक देखा मित्रों तो जाकर के उसे वॉच आउट कीजिए, वैसे मैं आई बटन में अभी जस्ट दे दिया हूँ, ठीक है। चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यक्रम की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, क्या पाए जाते हैं, चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बात करें कि अगर बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, वो जिसमें क्या है, चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, मैंगनीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्स और बॉक्साइट नामक क्या है इत्यादि खनिज को पाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगर देखें तो ये सारे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, उनके उत्पादक जिले कौन से हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, वो निम्न हैं। आइए उनको एक एक करके देख लेते हैं, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आए हुए हैं। चूना पत्थर की बात करें तो रोहतास में पाया जाता है, रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ियों पे पाया जाता है। ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित है, ठीक है ना। और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी भी होता है चूना पत्थर। इस्पात उद्योग, ठीक है ना, इस्पात उद्योग, ठीक है ना, के लिए भी क्या है, उपयोगी है, ये भी याद रखेंगे। बात करें पाइराइट की तो ये जो कहाँ उगता है, ये रोहतास के एरिया में होता है। ये कहाँ पे है, आमझौर और बंजारी में पाया जाता है। भारत के कुल भंडार का 95% कहाँ है, बिहार में पाइराइट पाया जाता है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन में आदि में यूज़ किया जाता है, किसका, पाइराइट का। बात करें अभ्रक, ठीक है, अभ्रक की बात करें तो ये नवादा, गया, जमुई तथा मुंगेर जैसे जिलों में पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। ये अपने आप में एक क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
बात करें तो अभ्रक विद्युत का कुचालक है। क्या है? सुचालक नहीं, कुचालक। जैसे क्या है? इंसुलेटर है, इट्स नॉट एन कंडक्टर, ओके, इट्स एन कुचालक, ठीक है ना। इसके लिए इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। बात करें चीनी मिट्टी की तो ये भागलपुर, बांका और मुंगेर जैसे जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग इसका उपयोग बर्तन इसका उपयोग कहाँ पे? बर्तन विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी उपयोग होता है। बात करें क्वार्टाजाइट की तो ये मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ और जमुई गया में पाया जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर विशेषता की बात करें, विशेषक रूप से इसकी बात करें तो इसका उपयोग तो इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी प्रमुख रूप से होता है, ठीक है ना दोस्तों। जब मैं कहता हूँ ना किसी चीज़ पे एम्फसाइज करें, इसका उपयोग मैं कह रहा हूँ ना, ये उपयोग भवन में, क्योंकि ये क्वार्टाजाइट पे भी सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ना, मैं ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, मतलब वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग, अब ये उपयोग इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उपयोग कहाँ किया था? भवन निर्माण में किया था, सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है दोस्तों, ठीक है ना, क्वार्टाजाइट का। बात करें बॉक्साइट का तो बॉक्साइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिला में पाया जाता है। कहाँ पे? खड़गपुर की पहाड़ियों में। बात करें अगर इसकी विशेषता की तो बॉक्साइट में एल्युमिनियम का ये क्या है? अयस्क है, यानी कि अयस्क मतलब ओर है मित्रों। एल्युमिनियम का उपयोग बहुत ही वृहत रूप से होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ज़बरदस्त तरीके से इसका ये होता है, यूज़ होता है। वहीं पे खनिज में अगला जो पॉइंट है वो है सोना, जो कि सोना सबको ही प्रिय है दोस्तों, ठीक है ना। सोना जो है वो भी बिहार में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? एक तरीके से बहुमूल्य धातु है दोस्तों सोना, ठीक है ना, और सबको ही पसंद है तो सोना। तो आइए देख लेते हैं इसके उत्पादक जिले, मतलब प्रोडक्शन वाले, ठीक है ना, जिले कौन है, ठीक है ना। तो जमुई के करमिटिया जगह पे, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण आदि जिलों में क्या होता है? खनिज क्या है? सोने का है। बात करें तो सोना एक क्या है? बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। ये अपने आप में क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बात करें शोरा, जो कि बम बनाने के लिए, मतलब कि विस्फोटक सामग्री के लिए यूज़ होता है शोरा, ये कहाँ पाया जाता है? सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि जिलों में पाया जाता है। शोरा क्या है? सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। शोरा किस रूप में पाया जाता है? शोरा किस रूप में पाया जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। शोरा किस रूप में पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। बात करें क्वार्ट्ज की तो क्वार्ट्ज जो है वो जमुई, नवादा, गया आदि जिलों में इसका पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी होता है। बात करें यूरेनियम की, ठीक है ना, ये क्वार्ट्ज की बात कर रहा है, इसका उपयोग कहाँ होता है? कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। और इसका जो क्षेत्र है जमुई, नवादा, गया और आदि जगहों में होता है। बात करें इसी क्रम में तो यूरेनियम आता है, जो कि अपने आप में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, जो क्या है? रेडियो एक्टिव क्या है? तत्व है, जो गया और नवादा जैसे जिलों में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत क्या है? बहुत बहुमूल्य मेटल है, ठीक है ना, मतलब कि क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बात करें स्लेट की उसी क्रम में तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी से इसको क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है दोस्तों। मैंगनीज़ की बात करें, मैंगनीज़ की तो गया और मुंगेर में इसका उपयोग किया जाता है। मैंगनीज़ का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। और मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में भी क्या होता है दोस्तों। तो ठीक है, मैंगनीज़ का क्या है? उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? धातु निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना, धातु का निर्माण में कार्य में किया जाता है। क्या मैंगनीज़ का उद्योग जो है, मैंगनीज़ का उपयोग है जो है, मैंगनीज़ का उपयोग जो है वो धातु निर्माण कार्य में किया जाता है।
और मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में भी होता है। एस्बेस्टस, इसी श्रृंखला में अगला जो तत्व है, अगला धातु है, वो है एस्बेस्टस, जो मुंगेर जिला से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छाते ढकने के तख्ते बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बनने कपड़े फायर फाइटर्स भी पहनते हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे। कौन पहनते हैं? फायर फाइटर्स पहनते हैं। और इसमें इसके जो एस्बेस्टस से एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होता है इससे बने हुए कपड़े से आग नहीं लगता, इसी को हम क्या कहते हैं? फायर फाइटर्स कहते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बात करें तो गैलेना क्या है? बांका जिला में प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में आदि में किया जाता है। बात करें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त है? पश्चिमी चंपारण जिला से प्राप्त है, ठीक है ना। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस की वहीं बात करें तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिलों के लिए ये पाया जाता है। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, जो बिहार के बहुत ही फेमस खनिज थे उन दोस्तों, उनको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की बात करें या किसी भी क्षेत्र की में अगर ऊर्जा की बात करें तो बिना ऊर्जा के किसी भी स्टेट को रन करना या क्या कहते हैं उसका विकास होना थोड़ा लगभग असंभव के बराबर होता है। वहीं अगर ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा है दोस्तों। वहीं बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता 2020-21 में 350 किलोवाट प्रति घंटा था दोस्तों, ठीक है ना। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला जिला कौन सा है? वो है निम्न, वो है पटना, गया और मुजफ्फरपुर है, ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत हैं। पहला क्या है? उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, और दूसरा है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। बात करें तो बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं। पहला जिसमें है कि बिहार राज्य की विद्युत बोर्ड, जिसे हम BSEB कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरा वहीं उसी खंड में क्या है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे BHSPCB कहते हैं। अगला उसी खंड में तीसरा जो विभाजन है वो है बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण, उसे हम ब्रेडा भी कहते हैं। ये बिहार में 3 अभिकरण कार्यशील क्या है? संस्थाएं हैं, ठीक है ना। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं, ये हम लोग ने देख लिया है। ऊर्जा के क्षेत्र की और बात करें तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं भी चालू हैं, जिससे 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में हम बस देखेंगे सबसे ज़्यादा ये जल विद्युत परियोजना से कौन से ज़िले में कितना उत्पादन होता है। तो पूर्वी गंडक नहर से पश्चिमी चंपारण में सबसे कितना होता है? 15 मेगावाट का होता है। वहीं कोसी जल विद्युत से सुपौल में 19.2 मेगावाट क्या होते हैं? बिजली का उत्पादन होता है। वहीं सबसे कम अगर बात करें तो अरवल लघु जल विद्युत अरवल में 0.5 मेगावाट एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बिहार नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण देखिए बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे ब्रेडा भी कहते हैं, ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा एवं उत्पादन एवं विकास के लिए क्या है? उत्तरदायी है। देखिए कुछ इसमें क्या है? थर्मल प्लांट भी हैं दोस्तों, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, उनको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो पटना पे बाढ़ स्थान पे क्या है? स्थित है। वहीं अगला बात करें तो बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो कि बेगूसराय बरौनी में स्थान पे क्या है? स्थित है। बात करें बक्सर ताप परियोजना की तो बक्सर के पास चौसा में स्थित है ये। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर के पास कांटी में स्थित है। क्या है अगला? ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, यह बांका में है। वहीं नबीनगर ताप परियोजना की बात करें तो यह औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसी श्रृंखला को आगे देखते हुए बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना चल रही है। अभी क्या है? प्रपोज किया जा रहा है। बिहार सरकार के 7 निश्चय
में से एक के 7 लक्ष्यों का एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया भी गया है दोस्तों। तो ये रहा किस तरीके से बिहार की ऊर्जा क्षेत्र और किस तरीके से विभाजन है ऊर्जा क्षेत्र बिहार में, वो हम लोग ने देख लिया है, जिसमें अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं परियोजनाओं को भी चलाया जा रहा है, ठीक है ना। एवं क्या कहते हैं बिहार का एक अपना 7 निश्चय का एक लक्ष्य भी है, जिसका नाम है एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार, ठीक है ना। हर आदमी को क्या हो, बिजली प्राप्त करने का अधिकार हो, वो अब क्या है प्राप्त कर लिया गया। मीन्स की ऊर्जा व्यवस्था की बात करें तो बिहार में क्या है, ओके है। आगे बढ़ते हैं उसी क्षेत्र में, तो उद्योग भी पीछे नहीं रहता है। उद्योग से ही क्या होता है दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या होती है, नींव का ये क्या एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर है। देखो दोस्तों उद्योग, ठीक है ना। अगर उद्योग ठीक से नहीं चलेगा तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका थोड़ा सा कम महत्व है, क्योंकि दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए बिहार में इसकी क्या रूपरेखा है उसको भी देख लेते हैं। उद्योग की बात करें तो अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीयक क्षेत्र का प्रक्रम है दोस्तों, जिसे मैं सेकेंडरी सेक्टर कह रहा था दोस्तों। क्या है, द्वितीयक क्षेत्र का क्या है, उपक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य भी किया जाता है। वहीं बात करें तो बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और साथ ही साथ बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं भी हैं। बात करें तो बिहार में प्रमुख उद्योगों में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रमुख है, वो है चीनी उद्योग। बिहार के प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मौड़ारा सारण में स्थापित किया गया। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कुल 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 10 चालू हैं अवस्था में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करें तो उसके अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन कितना है, 46.22 लाख क्विंटल भी है। वहीं चीनी उद्योग के बाद अगर आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट है दूध उद्योग का। तो दूध उद्योग की अगर बात करें तो बिहार कृषि एवं पशुपालन में समृद्ध राज्य भी है, जैसे कि अभी हम लोग ने इससे पहले देखा है। अंततः यह दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की अगर बात करें तो अनुसार उसके बिहार में कुल 15.0 लाख एक टन दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है दोस्तों। जो मैं दोस्तों देखिए सभी के सभी मैं करीबन लगभग अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझिएगा दोस्तों। जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ उस चीज़ पे आप प्लीज़ ज़्यादा गौर करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करें तो अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ये भी बताता है, 21-22 ये बताता है कि उसके अनुसार बिहार में दूध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। उसी उद्योगों में अगला उद्योग है हमारा जूट उद्योग। जूट उद्योग की अगर बात करें तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, जिसमें पहला पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जैसे जो जिले हैं वो स्थित हैं। पूर्णिया के मरांगा के एक जूट पार्क स्थित किया गया रहा है। वहीं बात करें तो बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। बात करें अगर तो अगले देखते हैं तो वस्त्र रेशम उद्योग भी है, वो भी पीछे नहीं है दोस्तों। वस्त्र रेशम उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में स्थित है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के छोटी मिलें भी हैं, ठीक है। बात करें तो बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। बिहार में क्या है, भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए क्या है, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध भी है, क्या है, प्रसिद्ध। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन भी होता है, ठीक है। बात करें अगर रेशम की तो मलबरी रेशम जो है वो 2 टन के आसपास 2020 के 21 के उत्पादन में
पाया गया है, ठीक है। जो इसका क्षेत्र है सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुर, पूर्णिया में 2 टन का के लगभग रेशम पाया गया है। फिर तसर की बात करें तो 47 टन के लगभग पाया गया है, जो कि बांका, जिसमें जिलों की अगर नाम कर बात करें तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई जैसे आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। अंडी रेशम की बात करें तो ये 17 टन कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से क्या है प्राप्त होता है। उसी उद्योगों में एक और उद्योग है जिसे हम सीमेंट उद्योग कहते हैं, जो कि अपने आप में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग है। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है, ठीक है ना। आपको पता है रोहतास कैमूर वाला जो रीजन है बेल्ट में क्या होता है, चूना पत्थर पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पे सीमेंट उद्योग भी क्या है स्थापित किया गया है। बिहार के डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग क्या किया गया, स्थापित किया गया है। वहीं बात करें कृषि उत्पादक उद्योग की तो बिहार एक क्या है कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योगों की क्या की है वृहद संभावना है, ठीक है। बिहार में क्या है, बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क को स्थापित करने की क्या की दी गई है, स्वीकृति भी दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6वें स्थान पे क्या है स्टैंड आउट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, फूड प्रोडक्शन में किसमें है 7th पोजीशन पे है, ठीक है, 7th पोजीशन पे, ठीक है। वहीं पे क्या है सब्जी वेजिटेबल्स की बात करें तो इसके प्रोडक्शन में कितने नंबर पे है, सब्जी उत्पादन में 3रे नंबर पे है दोस्तों। और फल मतलब कि फल क्या है आपका क्या कहते हैं फ्रूट्स की बात करें तो ये 6वें स्थान पे क्या है खड़ा है। बिहार में मखाना उत्पादन देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। बिहार में मखाना उत्पादन भी होता है, ठीक है ना। मिथिला मखाना जिसे हम कहते हैं उसे जीआई टैग भी प्राप्त है दोस्तों, याद रखेंगे। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। कृषि रोड मैप 3 की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्राथमिकता भी दी गई है। बिहार के कुछ केंद्र और नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम हैं दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे FCIL कहते हैं दोस्तों, वो बरौनी में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL बरौनी में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है। रेल विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में दोस्तों। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मड़ौरा सारण में। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में पाया जाता है जैसे दोस्तों, ठीक है। इसके और भी अधीन औद्योगिक उपक्रम है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम लीव कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे चमड़ा उत्पादन के लिए पटना मुजफ्फरपुर का क्षेत्र बहुत ही प्रोमिनेंट है। चीनी में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण जैसे जिले शामिल हैं। कागज़ की वहीं बात करें तो समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में होता है। रेशम की बात करें तो भागलपुर, सूती वस्त्र में गया, पटना, सिवान और भागलपुर जैसे अन्य राज्य भी कहते हैं क्षेत्र भी देखे गए हैं। वहीं औषधि की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर, पटना का ये प्रोमिनेंट एरिया है। अगर उसी क्रम में आगे बात करें तो सीमेंट की तो रोहतास, उर्वरक में बरौनी जो बेगूसराय का हिस्सा बेगूसराय। प्लाईवुड की बात करें हाजीपुर, पूर्णिया, पटना क्षेत्र में। कालीन की बात करें तो ओबोरा जो औरंगाबाद में स्थित है। और तेल शोधन की बात करें तो बरौनी का बेगूसराय में स्थित है। बिहार में कुल याद रखिएगा, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसे बियाडा कहते हैं उसकी स्थापना 1974 में ही कर दी गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जबकि पटना, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में क्या है स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालय के में अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 में बनाई गई हैं। बात अगर हम लोग ने अभी आपके बिहार के कुछ कहते हैं उपक्रमों की बात कर ली तो अब इसमें परिवहन भी पीछे नहीं है। बात करें अगर परिवहन में तो बिहार के परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। मतलब 3 परिवहन जो हैं वो क्या कहते हैं मौजूद हैं।
क्यों आपका, क्योंकि जल परिवहन नहीं है, क्योंकि बिहार क्या है, नदियों से घिरा, कोई नदियों से कह रहे हैं, कोई कहते हैं ऐसा नहीं है। देखिए जल परिवहन भी है। अब बोलिएगा क्यों जल परिवहन नहीं है सर, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है, बिहार क्या है, नदियों का क्या है, क्या कहते हैं, कहते हैं नदी परिपूर्ण क्या कहते हैं क्षेत्र है, राज्य है, इसीलिए यहाँ पे भी जल परिवहन भी है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे नाम लिखा गया है जल परिवहन का। तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन चारों के रूप में क्या है, यहाँ पे क्या है, व्यापक क्या है, प्राप्त है दोस्तों। बात करें अगर सड़क परिवहन की, तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा के हिसाब से क्या कहते हैं, कुल कितना है, 12,503 किलोमीटर क्या है, ग्रामीण सड़कें हैं दोस्तों। राजमार्ग इतने हैं, क्या है, प्रांतीय राजमार्ग इतने हैं और मुख्य जिला पथ इतने हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3,086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार जो है, बिहार का स्थान देश में तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश 8वां स्थान पे है और पक्की सड़कों की कुल लंबाई में 10वां स्थान पे है। वहीं अगर नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना 506 किलोमीटर का है। वहीं अगर नेशनल हाईवेज़ राष्ट्रीय मार्ग का सबसे कम लंबाई वाला बिहार की बात करें तो वो शिवहर मात्र 22 किलोमीटर का है। अगर बात कर लिया हम लोग ने क्या कहते हैं रोड परिवहन का, सड़क परिवहन का, तो आगे आता है हमारा रेल परिवहन। बिहार में प्रथम रेल मार्ग की स्थापना 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान ही हुआ था। ठीक है, बात करें तो बिहार में 2020 ईस्वी में क्या है, ठीक है ना, 2020 में क्या है, रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल लंबाई का 5.6% था। वहीं अगर देखें तो भारत में रेल परिवहन बिहार का क्या है, बिहार का क्या है, स्थान 8वां है। कुल 4 रेल मंडल हैं, सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारतीय रेल के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। वहीं आगे बात करें तो पटना मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था दोस्तों। इसके तहत पटना शहर अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इस चरण में 2027 तक इसको पूरा काम कर लिया जाएगा। इसी श्रृंखला में आगे बात करें तो वायु परिवहन भी पीछे नहीं है दोस्तों। तो वायु परिवहन की क्या है संरचना, तो बिहार में क्या है, वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति, ठीक है ना, नागरिक उड्डयन नीति जिसे क्या कहते हैं हम, नागरिक उड्डयन नीति, ठीक है ना, 2016 की क्या हुई, स्वीकृति दी गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना भी की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डों की अगर बात करें तो सब पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का है, जो कि पटना में स्थित है। वहीं अगर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो गया में अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है ना, दरभंगा हवाई अड्डा की बात करें तो दरभंगा में घरेलू है। जोगबानी की बात करें तो ये अररिया में घरेलू हवाई अड्डा है। रक्सौल में बात करें तो पूर्वी चंपारण में रक्सौल में घरेलू हवाई अड्डा है। मुजफ्फरपुर में भी घरेलू हवाई अड्डा है और चूनापुर में हवाई अड्डा क्या है, रक्षा से संबंधित है दोस्तों। तो यही जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि पूर्णिया में है। अगर वहीं बात कर लें, अब हम लोग ने हवाई परिवहन की बात कर ली या हवाई परिवहन की बात कर ली, तो अगला उसी में पॉइंट है क्या, जल परिवहन। जल परिवहन की अगर बात करें तो समुद्र एवं नदियों के मध्य से होता है। ठीक है ना, बिहार में एक भूभद्य राज्य है दोस्तों। ठीक है ना, भूभद्य राज्य है। अंततः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। यही मैं आपसे कहना शुरुआत में चाह रहा था। गंगा नदी में इलाहाबाद में हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर की है। इसी जलमार्ग का एक वृहत भाग बिहार से होकर के भागलपुर तक है, गुजरता है। पटना में महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की भी स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है, महेंद्रू घाट पर पे। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं,
बारा घाटी से मधेपुरा घाट और मोकामा से बरौनी घाट क्या है, 2 लघु जलमार्ग हैं। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व अब घटता भी चला जा रहा है, क्योंकि इससे क्या है, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार की जो अर्थव्यवस्था थी और किस तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है किन किन चीज़ों पे, चाहे उनके क्या कहते हैं परिवहन की बात कर लें, चाहे उनके फसलों की बात कर लें, चाहे उनकी ऊर्जा पे बात कर लें, निम्न तरीके से हम लोग ने देख लिया कि किस तरीके से बिहार में ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि हर एक बिहार के नागरिक को जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप एस्पायरेंट हैं स्टेट सर्विसेज के, तो इससे सवाल बनना लाजमी भी है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट है क्या, बिहार में पर्यटन। आइए इस पे भी एक अपनी नज़र एक दृष्टि देख लेते हैं। बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दार्शनिक स्थल भी क्या है, मौजूद हैं। बिहार में बात करें तो धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के क्या है, एक दर्शनीय स्थल भी मौजूद है। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक भी होता है दोस्तों, ये हमें जानना भी चाहिए और सही भी है। बिहार में पर्यटन की अगर दृष्टि से देखें, पर्यटन के दृष्टि से देखें तो विकास के लिए पर्यटन का उद्योग का दर्जा भी इसे प्राप्त किया गया है, क्योंकि ये क्या है, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल यहाँ पे सभी यहाँ पे व्यापक हैं, ठीक है ना, व्यापक हैं। आगे इस पॉइंट को देखते हैं। जब बिहार में पर्यटन के का लोगो क्या है, बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार है। क्या है लोगो, ब्लिसफुल बिहार है। क्या बिहार टूरिज्म का क्या है लोगो, ब्लिसफुल बिहार है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों का सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किटों की बात करें तो एवं उसके प्रमुख स्थलों की निम्नलिखित हैं। बौद्ध सर्किट की वहीं बात करें तो बौद्ध धर्म में सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें क्या दिया गया है, स्थान भी दिया गया है। जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए, उनके स्तूप कहाँ हैं आदि, ये क्या है, एक बुद्ध सर्किट में क्या होते हैं, बुद्ध सर्किट में क्या होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पे इसका बौद्ध धर्म में क्या है, उच्च महत्व भी है, ठीक है। और ये टूरिज्म की दृष्टि से भी क्या है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। वहीं अगर देखें तो बुद्ध सर्किट में महाबोधि टेम्पल जो गया में स्थित है, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में स्थित है, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में, सुजातागढ़ स्तूप गया में, अशोक स्तंभ की बात करें तो वैशाली में, और केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। बात करें अगर हम जैन सर्किट की तो बिहार के 12वें तीर्थंकर क्या है, वसुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर का क्या पवित्र जन्म स्थान है। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धर्म पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं, वो निम्न हैं। देखिए, जिसमें से जल मंदिर पावापुरी नालंदा में पाया जाता है, जैन मंदिर क्या है, लछुआर जमुई में पाया जाता है, जैन मंदिर एक और है कुंडलपुर नालंदा में पाया जाता है, और वहीं एक और जैन मंदिर है जो कुंडाग्राम वैशाली में पाया जाता है। दोस्तों, ये था जैन सर्किट या जैन कहते हैं जैन समुदाय के बारे में, ठीक है। जैन समुदाय के लोगों के लिए क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, वो 12वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर का क्या है, ये पवित्र जन्म स्थान है, इससे क्या है, एसोसिएशन है। वहीं हम लोग ने बुद्ध भगवान को भी देख लिया, भगवान बुद्ध का ये धरती भी है बिहार का क्षेत्र, तो उनको भी देख लिया है। साथ ही साथ उसी श्रृंखला में रामायण सर्किट की बात करें तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। दोस्तों, बिहार का पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता के संबंधित ही रही है, ठीक है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर हैं और दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं। बात करें तो सीता कुंड जो है वो सीतामढ़ी में पाया जाता है। सिंहेश्वर स्थान की बात करें तो सहरसा में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, अहिल्या स्थान दरभंगा में, रामशिला गया में, और प्रेतशिला जो है वो भी गया में पाया गया। दोस्तों, वहीं अगर सिख सर्किट की बात करें, जैसे हम बताते हैं कि ये धार्मिक रूप से बहुत ही टूरिज्म क्या है, अट्रैक्टिव है, धार्मिक रूप से क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव राज्य है क्या बिहार। आइए सिख सर्किट का क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं। बिहार में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ये क्या है, जन्मभूमि रहा है। क्या रहा है, जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म जो है, सिख धर्म
का प्रथम गुरु कौन है? श्री गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। और 9वें गुरु कौन है? श्री गुरु तेज बहादुर सिंह है, जो बिहार के क्या है यात्रा की थी। तख्त श्री हरिमंदर जी की पटना साहिब कहाँ पे है? तख्त श्री हरिमंदर जी या पटना साहिब कहाँ है? पटना में है दोस्तों। गुरुद्वारा गुरु का बाग कहाँ है? पटना में है। कंगन घाट कहाँ है? पटना में है। प्रकाश पुंज कहाँ है? पटना में है। गुरुद्वारा हांडी साहब पटना में है। गुरुद्वारा बाल लीला पटना में है। और गुरु नानक कुंड जो है वो राजगीर में है दोस्तों। तो बस याद रखिए कहने की एक बात है, जो सिख रिलीजन से जितने भी पर्यटन हैं वो मैक्सिमम पटना में है। एक केवल गुरु नानक कुंड जो है वो आपका कहाँ पे? राजगीर में स्थित है। वहीं पे अगर सूफी सर्किट की बात करें तो बिहार की भूमि सूफीवादी के चिश्ती एवं सुरावादी से भी संबंधित रहा है। बिहार की कई सूफी दर्शनीय स्थल यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे मनेर शरीफ जो पटना में है, अमझर शरीफ औरंगाबाद में है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में, और बड़ी दरगाह नालंदा में है। अगर हम बात करें इको सर्किट की तो बिहार प्राकृतिक छटा जैविक विविधता एवं मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से क्या है? परिपूर्ण स्थल है। ये हमारी बिहार की भूमि क्या है? इससे परिपूर्ण है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली क्या और मन भावक दृश्य भी मौजूद हैं। अगर उसी मन भावक को लुभावने वाले दृश्य की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी दृश्याँ हैं जो आपकी बिहार में स्थित हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जिसमें पहला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद में, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में, कांवड़ झील की बात करें तो बेगूसराय, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में, तेलहड़ कुंड कैमूर में, और क्या है ककोलत झरना नवादा में, सॉरी फॉर दैट। अगर हम विश्व धरोहर की बात करें, यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में बात करें तो बिहार के 2 स्थलों को क्या है चिन्हित किया गया, जिसमें महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2002 में, और नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 में। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में ही हुई थी। इसी मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद हैं, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें अगर नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 की, जो कि देखिए महाविहार, देखिए नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल इसको कब मिला है? नालंदा को 2016 में इसका क्या मिला है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र में भी हुआ था। यह बुद्ध धर्म का याद रखिएगा, नालंदा विहार बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय भी था। वहीं अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। 2010 के संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय को अधिनियम के द्वारा राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य भी किया गया, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों ये था बिहार की पर्यटन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, उनको भी हम लोग ने कवर कर लिया है दोस्तों। तो देखिए बिहार का जो हेरिटेज है, चाहे वो कल्चर है, वो बहुत ही रिच है रहा है दोस्तों। ये जैन बुद्ध की ही धरती के साथ साथ एवं अन्य समुदायों का भी ये भूमि रहा है, और ये एक क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्या है, एक तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी करता है बिहार का पर्यटन क्षेत्र भी, ठीक है ना। हम लोगों ने बिहार की अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लिया दोस्तों, किस तरीके से बिहार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और अच्छे से हो रही है, और कितने अच्छे से कार्यरत है, और क्या है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको और ही अच्छे और सुगम तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है। वो भी इसका क्या कहते हैं, परिकल्पना भी की जा रही है, मतलब कि परिकल्पना भी की जा रही है और इसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का लेक्चर इसी चीज़ पे आधारित था। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है ना। मैं ज़्यादा हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग हिंदी माध्यम के लोग बोल रहे थे कि हिंदी माध्यम में सर लाओ, हिंदी माध्यम में आप लाते नहीं हो, तो हिंदी माध्यम के लिए ही इसीलिए रखा है। तो दोस्तों होप है कि इंग्लिश मीडियम वालों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू रिगार्डिंग दिस। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।